नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 अक्टूबर 2025 और 1 अक्टूबर 2025 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ ही आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन होकर के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये जितने भी यहाँ क्वेश्चन है ये सभी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें विश्व सी फूड कांग्रेस सम्मेलन, पैरा एथलेटिक्स, उन्मेष महोत्सव, डीआरडीओ चेंज मेकर अवार्ड, पीएम मोदी, जॉर्जिया मिलोनी से संबंधित, दिलजीत दोसांझ से संबंधित, इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता, आरटीआई मैसेंजर, ये सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है? विच कंट्री प्रपोज ए 20-point पीस प्लान टू रिजॉल्व द इजराइल गाजा कन्फ्लिक्ट। इजराइल और गाजा के बीच जो संघर्ष है, इस संघर्ष को समाप्त करने हेतु 20 सूत्रीय शांति योजना है, किस देश ने प्रस्तावित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए क्या किया है? तो 20 सूत्री शांति योजना को प्रस्तावित किया है। तो सही आंसर यूएसए हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। बात करें कि इजराइल और गाजा संघर्ष, तो देखिए ये है इजराइल कंट्री, ये रहा गाजा का, यहाँ वेस्ट बैंक, यहाँ पे गोलन हाइट्स, इन सभी को लेकर के बहुत ही विवाद रहा है और यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है। साथ ही ये जानिए ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है ये, और ये है सिनाई प्रांत है, इस पे इजिप्ट अर्थात मिस्र का आधिपत्य है। और इजराइल के आसपास के कंट्री को देखें तो ये जॉर्डन है, जॉर्डन से सटा हुआ है इजराइल, और सटा हुआ कंट्री भी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो इसीलिए ध्यान रखेंगे। सीरिया भी सटा हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा गोलन हाइट्स को लेकर के किन के बीच विवाद है, तो इजराइल और सीरिया के बीच। यदि पूछा जाए वेस्ट बैंक को लेकर के किसके बीच विवाद है, तो जॉर्डन और इजराइल के बीच। फिर गाजा को लेकर के, तो गाजा पूरा जो फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन के जितने भी अरब वाले कंट्री थे वे सभी गाजा, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स को अपना हिस्सा मानते हैं, फिलिस्तीन का हिस्सा मानते हैं, और रेस्ट जो पार्ट है वो इजराइल है, और इसी वेस्ट बैंक में एक यरूशलेम है। इसी को हम लोग डिटेल से डिस्कशन अगले स्लाइड में कर लेते हैं। इससे पहले एक बार इस इमेज को भी देख लीजिए। ये है गोलन हाइट्स, ये गोलन हाइट्स है, ये है वेस्ट बैंक, ये है गाजा पट्टी, यह है गाजा, ये जो छोटा सा लाइन दिख रहा है ये गाजा है, ये सभी गाजा पट्टी या गाजा कहते हैं या गाजा सिटी है, और यही सब देखेंगे। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, इन्होंने इजराइल और गाजा के संघर्ष समाधान हेतु 20 सूत्री शांति योजना प्रस्तावित किया है। इस संघर्ष की जड़ कब से? 1917 के बेलफोर घोषणा से ही जुड़ी हुई है, और 1948 में इजराइल का गठन हुआ, और 1967 और 73 में अरब देशों के साथ युद्ध हुआ, और शांति प्रयासों में 1978 का कैंप डेविड एकॉर्ड जो है, 1993 में ओस्लो शांति समझौता, और इसी को हम लोग डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और यदि पूछा जाए कि किन बातों को लेकर विवाद है, तो गाजा और वेस्ट बैंक पर विवाद है। देखते हैं इन्हीं प्रश्नों को, इन्हीं तथ्यों को डिटेल से थोड़ा। ये ऊपर में लेबनान कंट्री है, लेबनान भी सटा हुआ है, इधर है मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर, इस साइड ये जो ये दिख रहा है ये कलर, ये है गाजा सिटी, गाजा जिसे गाजा पट्टी बोलते हैं। इसके बाद ये जो कलरफुल है यही है वेस्ट बैंक, और यही है यरूशलेम, जिसे जेरूशलम या यरूशलेम कहते हैं। अल अक्सा मस्जिद यहीं पर अवस्थित है। ये है गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स पर सीरिया अपना दावा करता है, जॉर्डन वेस्ट बैंक पे अपना दावा करता है, और इजिप्ट जो है ये गाजा पट्टी पे दावा करता है। सब मिला करके फिलिस्तीन जो नया कंट्री है, फिलिस्तीन जो एक देश है, फिलिस्तीन देश का ये सभी हिस्सा है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद है। देखिए इस इमेज में, देखिए गोलन हाइट्स स्पष्ट दिख रहा है, गोलन हाइट्स सीरिया का पार्ट है। यहाँ दिख रहा है ये जो पूरा का पूरा पार्ट है वेस्ट बैंक, और इसी के आसपास जेरूशलेम है, इस पर जॉर्डन का अपना अधिकार कहता है, और इजिप्ट इससे सटा है फिलिस्तीन अर्थात गाजा सिटी, गाजा पट्टी से। और तेल अवीव जो इम्पोर्टेंट सिटी है इजराइल का, इजराइल अपना राजधानी जेरूशलेम को मानता और इम्पोर्टेंट सिटी तेल अवीव है। देखते हैं और क्या क्या विवाद रहा है इसके बीच, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ ही आपको हिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। विवाद क्या है? तो इजराइल यहूदी राष्ट्र मानता है इसको,
और फिलिस्तीन जो है अरब राष्ट्र या मुस्लिम बहुल क्षेत्र मानता है। यही बात है, दोनों के बीच विवाद का मुख्य कारण है। दोनों एक ही जमीन, जैसे गाजा आपने देखा इमेज में, वेस्ट बैंक और यरूशलेम, ये 3 पार्ट है। इन 3 पार्ट को लेकर के सब दोनों अपना हक और अपना घर मानता है। और हुआ क्या, फिलिस्तीन है क्या, बात करें तो फिलिस्तीन ऐतिहासिक रूप से अरबों का क्षेत्र है। अरब वासी, अरब के लोग फिलिस्तीन को अपना क्षेत्र मानते हैं। यहाँ अरब मुसलमान, ईसाई और यहूदी सभी रहते थे। और 1800 दशक के अंत में यहूदी यूरोप से आए और अपने घर की तलाश में, होमलैंड की तलाश में बड़ी संख्या में यहाँ पे आके बस गए। विवाद कैसे शुरू हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध और होलोकास्ट, और वही होलोकास्ट जहाँ पे जर्मनी में हिटलर जो था सभी यहूदी को काट रहा था, मार रहा था। यही जो ज्यूज पर अत्याचार हो रहा था, इसके बाद यहूदी को एक देश की जरूरत महसूस हुई और 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक योजना बनाई, जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा यहूदी जिसमें इजराइल को दे दिया गया, यहूदियों के लिए अर्थात इजराइल को, और दूसरा हिस्सा अरबों के लिए अर्थात फिलिस्तीन को दे दिया। बात आगे बढ़ी, 1948 में इजराइल ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और अरब देश जो भी था उसके आसपास, चाहे वो मिस्र हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, लेबनान हो, ये सभी अरब देश जो है इजराइल से सटा हुआ है, ने इसका विरोध किया और युद्ध छिड़ गया। नतीजा क्या हुआ, इजराइल मजबूत हो गया, युद्ध में जीत गया और जीतने के साथ मजबूत हो गया। और अरब, जिसमें कि फिलिस्तीनी का बहुत बड़ा हिस्सा था, जो मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान वाले देश था, ये बहुत बड़ा हिस्सा शरणार्थी बन गया वहाँ पे इजराइल में। गाजा और वेस्ट बैंक क्या है, तो गाजा जो है भूमध्य सागर के किनारे एक छोटा सा इलाका था, देख रहे थे, भूमध्य मेडिटेरियन सी के किनारे था। और 2007 में हमास का यहाँ पे शासन है और फिलिस्तीनी संगठन है हमास यहाँ पे शासन कर रहा है। और वेस्ट बैंक जॉर्डन नदी के पास एक बड़ा इलाका, और यहाँ पे फिलिस्तीनी रहते हैं, और लेकिन इजराइल ने कई यहूदी बस्तियाँ यहाँ पे बसा ली है। और यरूशलेम को लेकर के क्या विवाद है, तो मुसलमान और ईसाई और यहूदी तीनों का ये पवित्र स्थल है। इजराइल इसे अपना राजधानी मानता है और फिलिस्तीन भी पूर्वी यरूशलेम को ही अपनी राजधानी बनाना चाहता है, और यही विवाद का मुख्य कारण है। वर्तमान का दृश्य देखें तो फिलिस्तीनियों को लगता है कि उनका हक छीना जा रहा है, और इजराइल सुरक्षा के नाम पे गाजा पे नाकाबंदी रखता है और वेस्ट बैंक में सेना और बस्तियां बनाता रहता है। और दोनों के बीच कई बार युद्ध और संघर्ष हो चुके हैं। एक बार और फिर से देख ले इमेज को, तो इजराइल कहता है यहूदी हमारा राष्ट्र है, और फिलिस्तीन कहता है यह हमारी पुश्तैनी जमीन है। दोनों का जमीन पर दावा, यही असली विवाद है। विवाद आपको समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एक बार इमेज देखिए, ये गाजा पट्टी मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर में है, इजिप्ट से सटा हुआ है, और साथ ही गोलन हाइट्स सीरिया और जॉर्डन के साथ जो है ये वेस्ट बैंक है, और इसी वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन जेरूशलेम है। फिलिस्तीन भी अपना राजधानी मानता है और इजराइल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात भारत का निर्वाचन आयोग जो है ईवीएम की गणना किस मतपत्र की गणना के बाद शुरू होगी, अर्थात काउंटिंग ऑफ विल स्टार्ट ओनली आफ्टर विच वोट्स आर काउंटेड, किस वोट को काउंट करने के बाद ही काउंटिंग शुरू हो पाएगा। तो आप इमेज से देख के पता लगा सकते हैं कि आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर है पोस्टल बैलेट ई वोटिंग, अर्थात पोस्टल डाक मतपत्र की गिनती पहले होगा और उसके बाद ही अन्य जो ईवीएम का मत है, ईवीएम में बंद मत है, उसकी गणना होगी। बात करें डाक मतपत्र की, तो पोस्टल बैलेट डाक मतपत्र जो है किस अधिनियम के तहत, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 और निर्वाचन नियम 1961 के तहत संचालित किया जाता है। इसे याद रखेंगे, इसे शॉर्ट फॉर्म में आरपी एक्ट 1951 बोलते हैं, और यह है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। और यह सुविधा है किनको दिया जाता है, बैलेट मतपत्र से, पोस्टल बैलेट से कौन वोट दे सकता है, तो यह सुविधा उन मतदाताओं के लिए है जो मतदान केंद्र पर उपस्थित नहीं हो सकते किसी कारण से। हो सकता है वे सर्विस कर रहे हो या वरिष्ठ नागरिक हो, जाने में अक्षम हो, राष्ट्रपति और राज्यपाल शामिल हो सकते हैं इसमें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम की गिनती पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ही शुरू होगी, और यह नियम पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026, वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, तो आप ये देखिए, ये है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है, अभी 25 चल रहा है, अगले साल 2026 के ये होगा, और किस महीने में, फरवरी 2026 में इसका आयोजन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ होगा, तो चेन्नई ट्रेड सेंटर, चेन्नई के जो ट्रेड सेंटर है वहाँ पे होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, चेन्नई, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
विश्व फूड कांग्रेस का होगा और विश्व के सभी देश यहाँ आएंगे, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों आगे जो बीपीएससी का एईडीओ एग्ज़ाम है, चाहे वो बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो, बिहार एसआई, साथ ही एएसओ सचिवालय सहायक, जिसे पुराना नाम वर्तमान नाम एएसओ, इसके बाद एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम होना है, इंटर लेवल का एग्ज़ाम होना है, साथ ही कांस्टेबल के साथ अन्य सभी एग्ज़ाम, उसमें 72 बीपीएससी हो गया। इसके अलावा यूपीएससी, यूपीपीएससी, जितने भी एग्ज़ाम है सभी के लिए सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन डिटेल्स डिस्कशन हो रहा है, ये सभी इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर देखिए। साथ ही जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या साइंस हो, ये जो 3 कोर पार्ट होता है जीएस का, ये सभी कोर पार्ट पे वीडियो अपलोड किया जा रहा है। धीरे धीरे आप उसे जुड़ते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ये जो आयोजन होगा चेन्नई में, ये विश्व फूड कांग्रेस 2026 है और चेन्नई अर्थात तमिलनाडु में इसका आयोजन होगा। और यह पहली बार है जब कांग्रेस भारत में, यह कांग्रेस कौन सा, सी फूड कांग्रेस, पहली बार भारत में आयोजित की जा रही है। भारत वैश्विक फूड निर्यात में, जो वैश्विक का फूड निर्यात है अर्थात ग्लोबल फूड एक्सपोर्ट है, उसमें कौन सा पोजीशन रखता है भारत, 6ठा पोजीशन रखता है। और जलीय कृषि अर्थात एक्वा कल्चर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। तो ये सभी फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव। तो साहित्य महोत्सव, और साहित्य महोत्सव का नाम क्या रखा गया, उन्मेष। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्मेष, साहित्य महोत्सव का नाम उन्मेष रखा गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो वेयर वाज द इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल उन्मेष ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका सही आंसर आप देख रहे हैं, इस इमेज में आपको दिखेगा, ये पटना में किया गया है। और पटना के कहाँ पे, तो ये है सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में। ये देखिए सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर पटना में। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ, तो इसका आयोजन जो है 25 से 28 सितंबर 2025 तक हुआ। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव है यह, और अभिव्यक्ति का उत्सव इसका टैग था, थीम लाइन था, और इसका नाम है उन्मेष। तो इसे इतना याद रखेंगे, हुआ कहाँ पे है, पटना में हुआ है। इसीलिए बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष कहाँ पर, पटना में। तो उन्मेष का आयोजन पटना बिहार में हुआ और यह इसका तीसरा संस्करण था, एडिशन था, और 25 से 28 सितंबर 2025 तक यह आयोजित हुआ। और यह एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे हेल्ड किया गया है, तो आप इमेज से देख सकते हैं, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप न्यू दिल्ली 2025। तो आपको आंसर पता चल गया कहाँ पे, तो भारत में, भारत के न्यू दिल्ली में। इसे याद रखेंगे, न्यू दिल्ली, भारत के न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। और यह चैंपियन जो है भारत के किस स्टेडियम में, तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो रहा है। और यह इसका 12वां संस्करण है। भारत पहली बार इस आयोजन का मेजबानी कर रहा है। और 2028 में जो लॉस एंजल्स में पैरा ओलंपिक होना है, इसमें जो भी जीतेंगे वो इसमें क्वालिफाई करेंगे, इसीलिए इसे क्वालिफायर कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो आप देख सकते हैं ये भारत के पहले सिमुलेशन केंद्र है और इसका सही आंसर है चेन्नई। चेन्नई में किया गया सिमुलेशन सेंटर। सिमुलेशन सेंटर होता क्या है, इसको देखते हैं। और यह इसमें वास्तविक समुद्री वातावरण और जहाज का अनुकरण अर्थात नकल किया गया है। इट सिमुलेट रियल मैरीटाइम एनवायरनमेंट एंड शिप्स, ताकि इसमें प्रशिक्षण दिया जा सके, अनुसंधान रिसर्च किया जा सके। और उद्घाटन किसने किया है, तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, जहाजरानी और समुद्री मार्ग और जहाजरानी मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। और कहाँ पे किया गया, तो चेन्नई में किया गया। ये सभी पॉइंट याद रखेंगे। आप देखिए जैसे लग रहा है कि समुद्र में शिप जा रहा है, और ऐसा ही एक सेंटर बनाया गया है। इसी सेंटर का नाम है मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर, और जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे मिला, तो आप इमेज से देखकर पता कर सकते हैं ये इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा इसे किया गया। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात
रक्षा रिसर्च रक्षा विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसका पूरा नाम हिंदी में हुआ DRDO, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और कई बार पूछ देता है कि इसका जो टैग लाइन है, DRDO का टैग लाइन वो क्या है, तो बलस मूलम विज्ञानम, बलस मूलम विज्ञानम याद रखेंगे। बात करें DRDO की, तो यह जो पुरस्कार है द हिंदू बिजनेस लाइन के द्वारा दिया गया है। DRDO को स्वदेशी तकनीकी में आत्मनिर्भरता के लिए सम्मानित किया गया है, और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को भी स्वास्थ्य और शिक्षा में कार्य हेतु मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में PM मोदी ने किसकी आत्मकथा अर्थात ऑटोबायोग्राफी की प्रस्तावना लिखी? प्रस्तावना जो शुरुआत का जो 2-4 पेज होता है वही प्रस्तावना होता है। तो किनके पुस्तक की लिखी, तो आप इमेज को देख करके पता कर सकते हैं, पता चल गया होगा किसकी। तो यहाँ पे लिखा भी है जॉर्जिया मेलोनी, इसका सही आंसर है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी की जो आत्मकथा है, इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें प्रस्तावना लिखा। और जॉर्जिया मेलोनी से संबंधित और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है, ये कहाँ की प्रधानमंत्री थी, तो ये इटली की PM थी, और वर्तमान में अभी भूतपूर्व PM हो गई है। इटली के PM थी जॉर्जिया मेलोनी, और आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी। और यह पुस्तक का शीर्षक है आई एम जॉर्जिया। यह जो पुस्तक है भारतीय संस्करण का शीर्षक होगा आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। और यह मोदी की तीसरी प्रस्तावना है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स जो अभी हाल ही में घोषित हुआ है, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामांकित किया गया है, अर्थात नॉमिनेटेड किया गया। तो नॉमिनेशन ही मिला, अभी कोई अवार्ड नहीं मिला है। अब इस नॉमिनेशन में तय होगा कि इसे मिलेगा बेस्ट एक्टर का अवार्ड या नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, नॉमिनेटेड ही हुआ है। तो किस फिल्म को नॉमिनेशन मिला है, नॉमिनेटेड किया गया है, तो फिल्म का नाम है अमर सिंह चमकीला। अमर सिंह चमकीला इस मूवी का नाम है। साथ ही ये हीरो, यदि आप पहचान पा रहे हैं तो इस हीरो को पहचानिए। इसी के बारे में क्वेश्चन किया पूछा जा रहा है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे, तो बिल्कुल सही आंसर है दिलजीत दोसांझ को इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में नॉमिनेटेड किया गया है। और साथ में परिणीति चोपड़ा इसमें हीरोइन है। इम्तियाज अली की यह मूवी है, इम्तियाज डायरेक्टर है, और इसमें AR रहमान ने म्यूजिक दिया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बात करें दिलजीत दोसांझ, इसका सही आंसर है। और दोसांझ को बायोपिक अमर सिंह चमकीला में अभिनय के लिए नामांकित किया गया है। और फिल्म का जो डायरेक्टर है इम्तियाज अली है, और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल पर यह फिल्म उपलब्ध है। और फिल्म को टीवी मूवी मिनी सीरीज श्रेणी में भी नामांकन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC ने हाल ही में किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? तो देखिए प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन का यहाँ लोगो लगा हुआ है, आप यहाँ से आंसर पता कर सकते हैं किसके साथ, तो यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ के साथ मिलकर के प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है। किसने? ICC ने, इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और यूनिसेफ ने यह अभियान लॉन्च किया है। और इसे महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान शुरू किया गया। और उद्देश्य है कि खिलाड़ियों और समुदाय को बच्चों के अधिकार हेतु प्रतिबद्ध करना, टू कमिट प्लेयर्स एंड कम्युनिटी टू चिल्ड्रंस राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक फ्रीडम इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो बिल्कुल इसका सही आंसर है 128वां। 128वां भारत का रैंक है 128। और यह रिपोर्ट हेरिटेज फाउंडेशन ने जारी किया है, और 176 देश इसमें शामिल थे। यहाँ देख लीजिए, भारत 176 देश में 128वें पोजीशन पर इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के द्वारा। और ये जो कलर दिख रहा है फ्री, जहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम बिल्कुल ज़्यादा है, वो देश जो है नॉर्वेजियन, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है उसमें है, ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद मोस्टली, और इंडिया का कैसा है, रेड कलर है, मोस्टली अनफ्री, 60 से 50 के बीच में इनको रैंक मिला है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैसेंजर ऐप है, और इस मैसेंजर ऐप का नाम है अराताई मैसेंजर ऐप। अराताई मैसेंजर ऐप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोहो कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है, जो आप इमेज से भी देख सकते हैं। जोहो कॉर्पोरेशन ने मैसेंजर किस कंपनी, ये किसके स्थान पर बनाया गया? तो व्हाट्सएप जैसा ही एक साइट है, एक एप्लीकेशन है, उसी पे मैसेंजर जैसा ही कंपनी है, इसे जोहो कॉर्पोरेशन ने बनाया है। बात करें जोहो कॉर्पोरेशन की, तो
जो अराताई मैसेंजर ऐप है जो कॉरपोरेशन ने बनाया है, और यह भारतीय मैसेजिंग और कॉलिंग ऐप है, भारतीय है ये, याद रखेंगे। व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में इसे देखा जा रहा है। दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था जो 1 अक्टूबर 2025 से रिलेटेड था, उन सभी को इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, डिटेल के साथ और कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को देखते हुए इसको डिस्कशन किया है। आपको यह सीरीज कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आपका एग्ज़ाम अब कुछ ही दिन बचा है, इसीलिए इसे देखते रहें। धन्यवाद।